नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट के बारे में। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मीनिंग है कि लीस्ट एफर्ट से आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हो वो ज़्यादा एफर्ट्स लगा करके आप कभी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन एक्चुअल में इतनी मेहनत की आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। जब आप अलाइंड होते हो अपनी लाइफ में तो आप जो काम भी करते हो या कोई भी काम करते हो तो जो एफर्ट आप लेते हो ना वो आपको एफर्ट तक नहीं लगते, बहुत ज़्यादा इजीली आपका सारा काम हो जाता है। और ये एक अलाइनमेंट का आप समझ लो साइन भी है कि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत एफर्ट लगानी पड़ रही है किसी चीज़ को करने में, तो आप समझ जाओ कि उसमें से आपको रियलिटी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा अगर आप बहुत मेहनत करने वाले इंसान हो तो, बस क्योंकि वाइब्रेशन से ही आपकी मैनिफेस्टेशन होती है और जब तक वाइब्रेशन अलाइनमेंट में नहीं है आप तब तक उसका 100% रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लीस्ट एफर्ट आपको कभी भी आलसी नहीं बनाता। लीस्ट एफर्ट को आप 80-20 प्रिंसिपल से भी समझ सकते हो। 80-20 प्रिंसिपल के बारे में भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 80-20 प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि आपको आपकी लाइफ के जो 80% रिजल्ट्स होते हैं वो उन 20% चीज़ों से मिलते हैं जो आप करते हो। यानी एक दिन में पूरे मान लीजिए आप 100% कोई काम करते हो, 100% में से 20% ही ऐसे काम होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, और पूरे दिन में जो आप 80% काम पे फोकस करते हो वो आपको लीस्ट रिजल्ट देते हैं, यानी बहुत कम 20% आपको वो रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ या बोलो आपका परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन साइडेड हमेशा ऐसा ही रहेगा कि 80% आप जो काम कर रहे हो उससे आपको 20% ही रिजल्ट मिल रहा है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक क्लासरूम है, क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं, मान लीजिए 50 ही बच्चे हैं क्लास में। उन 50 में 5-10 बच्चे ही ऐसे होंगे जो क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं हर एक एग्ज़ाम में। बाकी जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। सेम उसी क्लास में अगर आप स्पोर्ट्स में भी देख लो तो स्पोर्ट्स में भी ऐसे 5-10 ही बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होंगे, बाकी सब लोग एवरेज या बिलो एवरेज होंगे। इसी तरीके से अगर आप बॉलीवुड देख लो तो बॉलीवुड में भी अगर आप देखोगे तो कुछ गिने चुने ही ऐसे लोग हैं जिनको हम स्टार्स कहते हैं, और उन्हीं के नाम अगर मैं बोलूँ कि बॉलीवुड एक्टर्स के नाम बताओ तो जो कुछ नाम आएंगे आपके माइंड में, जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय, ऋतिक, उसके बाद आपको नाम सोचने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर यही देखोगे कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जितने भी मूवीज़ बनती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मूवीज़ जो देखने जाते हैं लोग वो इन्हीं एक्टर्स की होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 80-20 प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करता है। और ये आप मान लो आपके लिए एक होमवर्क की तरह है कि आप इस चीज़ को देखो, अपने अराउंड ऑब्जर्व करो और 80-20 प्रिंसिपल उसमें से निकालो। जैसे हम डेली बेसिस पे अपने कपड़े पहनते हैं तो कपड़े का भी रेपुटेशन होता है कि एक ही कपड़े हम बार बार पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं उसके कंफर्ट की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, और बहुत कम ऐसे कपड़े होते हैं जो हम कभी कभार पहनते हैं। तो लाइफ भी हमारी इसी तरीके की होनी चाहिए जहाँ पे हमें पता हो कि हमें कौन सी चीज़ करनी है और कितनी करनी है, और कौन सी चीज़ करनी है से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। अब ये भी समझना बहुत ज़्यादा आसान है कि सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कि कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस देती है, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशानी देती है, और उस चीज़ को फिर आप सबसे पहले साइड करो। अब हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो और आप बोलो कि मुझे तो पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा परेशानी देती है तो मुझे पढ़ाई को ही साइड करना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई सिचुएशंस में ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को ही हमेशा फोकस करे। किसी के लिए पढ़ाई प्राइमरी हो सकती है, यानी उसकी लाइफ का वो बेसिस हो सकता है कि उसे आगे जा कर के डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कोई जॉब हासिल करनी है। वो स्टूडेंट पढ़ाई करे तो समझ में भी आता है, लेकिन कोई पर्सन अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है या लाइफ में कुछ और अपनी लाइफ में जाना चाहता है, किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो उसका फोकस उसके सिलेबस से ज़्यादा उसकी उस वाली चीज़ के सिलेबस पे होना चाहिए जहाँ वो जाना चाहता है। जैसे जब मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ था, मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो उस वक्त मैंने कॉलेज ज़रूर छोड़ा था और अपने आप से ये कहा था कि मैंने कॉलेज छोड़ा है, पढ़ाई नहीं छोड़ी है, तो मैं पढ़ूंगा ज़रूर, और इतना पढ़ूंगा जितना मैं कॉलेज में भी रह करके नहीं पढ़ सकता था। फिर मैंने सेल्फ हेल्प कैटेगरीज की किताबें पढ़नी स्टार्ट की क्योंकि वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था, तो उस जगह पे मैंने सबसे ज़्यादा वर्क किया। 100 से भी ज़्यादा मैंने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी, लेकिन उसके बाद एट द एंड मुझे रिजल्ट कहाँ पे मिला? उन 2 किताबों से या 3-4 किताबों से जो अब्राहम ने लिखी हुई है। तो वहाँ पे भी देखो, पहले तो साइड चेंज हुआ कि कॉलेज की पढ़ाई से हट करके मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। अपनी पढ़ाई में भी जब मैं जाने लगा तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, और उस किताब तक जब मैं पहुँचा तो वहीं रुका।
और एट द एंड मुझे सारे रिजल्ट्स अब्राहम की किताब से मिलने स्टार्ट हो गए, अब्राहम की टीचिंग से मिलने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखोगे तो एक ही किताब को मैं बार बार आज डेट में पढ़ता रहता हूँ। वो किताब अगर मैं बोलूँ तो अभी की डेट पे आस्क एंड इट इज़ गिवन है, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज मैं मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत पढ़ता हूँ। ये 2 किताबें हैं जो मैं ज़्यादातर रीड करता हूँ। तो अब क्योंकि ये किताबें ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो इसे समझने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, मुझे इसे पढ़ने में भी एफर्ट नहीं लगता है। और क्योंकि इसी किताब को मैं लास्ट 2-3 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ तो इसी की टीचिंग्स को मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, तो मेरे लिए वो एक नेचुरल हैबिट की तरह ही होती है। अब्राहम की टीचिंग्स अब मेरे माइंड में है क्योंकि मैंने उनको अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। तो जब वो बातें मैं वीडियोस में बोलता हूँ तो वीडियो बनाने में भी मुझे टाइम नहीं लगता है। और अब्राहम की किताब में भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने 22 डिफरेंट प्रोसेस दिए थे, यानी 22 डिफरेंट टेक्निक्स दी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिससे आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उन 22 में से कौन सी मैं फॉलो करता हूँ, उसमें से एक मेडिटेशन है जो मैं फॉलो करता हूँ, दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है जो मैं फॉलो करता हूँ। पिवटिंग भी उसी वाले चैप्टर में था, यानी उसी वाली बुक की 22 प्रोसेस में से एक पिवटिंग भी था, तो उस चीज़ को मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 22 प्रोसेस में से मैंने सिर्फ 2-3 प्रोसेस ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे मैं करता हूँ, अदरवाइज बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हो तो बहुत सारी वीडियोस आप एक के बाद एक देखना चाहते हो। समझ में आता है मुझे भी कि आपकी डिज़ायर्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उस चीज़ के बिना आप रह नहीं सकते। फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, आप उसे किसी भी हाल में पाना चाहते हो। तो आप जितनी वीडियोस देखते हो उतने पर्सपेक्टिव का आपको पता चलता है। कहीं आप एफर्मेशन देखते हो, कहीं विजुअलाइजेशन देखते हो, कहीं स्क्रिप्टिंग देखते हो, कहीं सब्लिमिनल देखते हो, कहीं सक्सेस स्टोरीज देखते हो, तो वहाँ पे कहीं आपको कुछ और सारी चीज़ें पता चलती है। और जब इतनी सारी चीज़ें पता चलती है आप सारी लेकर के बैठ जाते हो एक साथ कि मुझे कैसे भी करके वो इंसान या वो चीज़ चाहिए, उस चीज़ को या उस इंसान को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जितना टाइम लगेगा मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। और उसके लिए आप जितनी टेक्निक्स होती है सारी एक साथ करनी स्टार्ट कर देते हो। अब जब आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ करते हो तो आपका फोकस किसी भी एक जगह पे नहीं रह पाता, और जब तक फोकस नहीं रहेगा आप किसी चीज़ को निशाना बना ही नहीं सकते। आपको इस जगह पे अर्जुन की स्टोरी पता होगी जहाँ पर उन्हें ये कहा गया था कि आपको पक्षी की आंख में निशाना लगाना है। और इस स्टोरी को संदीप माहेश्वरी सर ने बहुत अच्छे से सुनाया था अपने फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो आप जरूर उसे देखिएगा ताकि आप स्टोरी को और बेटर समझ पाओ। तो उसमें कहा जाता है कि जब आप पक्षी की आंख में निशाना लगाओगे तो अर्जुन के साथ भी और बहुत लोग थे जो उसी चीज़ को सीख रहे थे। तो जो उनके गुरु थे वो बाकी लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे आसमान दिख रहा है, मुझे पक्षी दिख रहा है। तो इस तरीके का जो पहला इंसान था उनका ये जवाब था। फिर दूसरे से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे पक्षी दिख रहा है। फिर जब वो अर्जुन के पास आते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन जवाब देते हैं कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। वो उन्हें हिलाने की कोशिश करते हैं कि और कुछ दिख रहा है तो बताओ, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। तो फिर उसके बाद वो उनको कहते हैं कि हाँ अब तुम अपने बाण को छोड़ सकते हो। तो वो बाण जब छोड़ते हैं तो वो तीर सीधा पक्षी की आंख में जाकर के लगता है। तो इसी जगह पर वो बाकी एग्जाम्पल्स के साथ भी बता रहे थे कि जब तक आपका फोकस एक सही डायरेक्शन में नहीं बैठ जाता, पूरी तरीके से आपको पता नहीं चल जाता कि यही एग्जैक्ट डायरेक्शन है जहाँ पे मुझे जाना है, तब तक आप एक्शन नहीं लेते। क्योंकि जब तक आपने वो विजन नहीं बनाया है उस समय आप जितने एक्शंस लोगे, यानी जितने भी आप तीर मार लो, वो उसकी आंख में नहीं लगेगा। कभी पक्षी को लगेगा, कभी डाल पे लगेगा, कभी ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन जब आपको पक्षी की सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही होगी तो आप एक बार तीर से निशाना लगाओगे, वो एक ही बार आपके टारगेट पे जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ कर रहे होते हो तो ये जरूरी नहीं कि आप 10 चीज़ें करो, आपको एक ही चीज़ करनी है, उसी पे आपका फोकस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चीज़ें हो सकती है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी डिस्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जितना डिस्ट्रैक्शन होगा उतना ही आप अपनी रियलिटी से दूर होते चले जाओगे, यानी मैनिफेस्टेशन रियलिटी से दूर होते चले जाओगे। और इसी तरीके से जब आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो, आप कोई भी चीज़ में एक टाइम नहीं दे पाते हो, हर चीज़ आपकी छूटने लगती है, आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हो, और बिना कंसिस्टेंसी से आप रिजल्ट नहीं मैनिफेस्ट कर पाते। अब चूज़ करने की जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप मेडिटेशन करोगे, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे, आप एफर्मेशंस करोगे, या फिर आप विजुअलाइजेशन करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस चीज़ को जब आप स्टार्ट करोगे और जो विजन ले करके चले हो मैनिफेस्टेशन का, फिर चाहे आपको रियलिटी कैसी भी दिखे, आपका फोकस उसी पे होना चाहिए कि मुझे यही देखना है। तो जितना आप उसको देखते रहोगे, एट द एंड जब एक्शन होना होता है वो नेचुरली हो जाता है। तो आपको एक्शन पे फोकस ही नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस वाइब्रेशन को मेंटेन करना है। और जितना ज़्यादा आप उस वाइब्रेशन को मेंटेन कर पाओगे, जितना ज़्यादा उस वाइब्रेशन की प्रैक्टिस में आप रहोगे, उतनी ही जल्दी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हो। और उस जगह पे क्या होता है, ना तो टाइम आपका ज़्यादा लगता है, ना ही आपका एफर्ट लगता है उस जगह पे।
जो भी एफर्ट आपका लगेगा वो आपको स्टार्टिंग में लगेगा। जैसे मेडिटेशन करते समय एक ही मेडिटेशन ही आपको करना है। अब मेडिटेशन आप करते नहीं हो तो आपके लिए न्यू है। अब कोई चीज़ न्यू होती है तो स्टार्टिंग में आपको परेशानी होती ही है, लेकिन कुछ दिन करने के बाद वो चीज़ आपकी हैबिट में डेवलप हो जाती है, फिर वो आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस हो जाती है, फिर आपको उतना एफर्ट नहीं लगता उस चीज़ में। और जब आप एक चीज़ पे ही फोकस करोगे ना तो स्टार्टिंग में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं मेडिटेशन भी करूंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखूंगा, उसके बाद अपना ग्रेटिट्यूड वॉक भी करूंगा, उसके बाद विजुअलाइजेशन भी करूंगा, फिर और जो एफर्मेशंस बचे हैं वो भी कर लूंगा और सब्लिमिनल भी सुन लूंगा, तो इतनी सारी आप चीज़ें एक दिन में तो एक बार कर लोगे, अगले दिन आपकी हिम्मत भी नहीं होगी इसे करने की। तो ऐसा करने से ही चीज़ों में आपको ज़्यादा मेहनत लगती है। जब आप एक चीज़ चूज़ कर लेते हो कि मुझे इसी चीज़ में मास्टरी करनी है, मुझे यही चीज़ करनी है, तो वो चीज़ फिर आपको आगे लेकर के जाती है। और मैनिफेस्टेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जितना ज़्यादा इसे टाइम दोगे उतना आप इसमें बेटर होते जाओगे। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन पे या सिर्फ अलाइनमेंट पे फोकस कर रहे हो तो अलाइनमेंट आपको कहाँ तक लेकर के जाएगी आप खुद ही डिसाइड भी नहीं कर पाओगे, यानी समझ भी नहीं पाओगे। बहुत तेज़ी से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो रही होंगी। जैसे कुछ दिनों पहले ही अगर मैं बोलूँ तो मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो गई थी माइंड में। वीडियोस में मैंने काफ़ी लंबा गैप लिया और बहुत कम कम वीडियोस बना रहा था, लेकिन जो मेरा मोस्टली फोकस था वो उस वक्त सिर्फ मेडिटेशन पे था कि मैं जितना ज़्यादा मेडिटेट करूँगा उतनी ही जल्दी मैं इस चीज़ से बाहर आऊँगा। और क्योंकि मेडिटेशन प्रायोरिटी पे था तो जितनी डिस्ट्रैक्शंस थी वो मेडिटेशन मेरी लाइफ में कम करने लगा। जब वो डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगी तो वापस से मैं अलाइनमेंट में आने लगा। अलाइनमेंट में आने लगा तो वीडियोस में रेगुलर होने लगा, लाइफ में क्लियर होने लगा, क्लैरिटी आने लगी कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए मेरी लाइफ में, और जो चाहिए फिर उस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा हूँ और वो चीज़ मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके ही रहूँगा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे डिज़ायर्स आपकी एक से ज़्यादा हो सकती हैं, यानी ऐसा नहीं है कि 80-20 प्रिंसिपल है तो आप डिज़ायर बाकी छोड़ दो, एक ही पे वर्क करते रहो। वो आप कर सकते हो, बेटर है, अच्छा होता है एक ही चीज़ पे वर्क करना। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप सारी चीज़ों पे एक साथ भी वर्क करते हो। जैसे मेडिटेशन जब आप करते हो ना तो आप सारी चीज़ों पे एक साथ वर्क करते हो। जब आप एफर्मेशन करते हो किसी चीज़ के लिए तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहे हो। वो भी आपको अपनी लाइफ के हिसाब से समझना पड़ेगा कि अगर आप में क्लैरिटी है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे कल वाली वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन पूछना है कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है और मैनिफेस्ट करना है कि नहीं करना है, और जब करना है तो क्या ये वर्थ इट है, क्या इस जगह पे या इस इंसान पे मैं इतना टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। जब आप हाँ में आता है तब आप उसमें आगे बढ़ते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आपको मेडिटेशन से ही स्टार्ट करना होगा, जहाँ पर आप एक अलाइनमेंट बनाओगे, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, फिर आप उस डायरेक्शन में जाओगे और अपनी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।